नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद का लिखा हुआ निबंध साहित्य का उद्देश्य। सज्जनों, यह सम्मेलन हमारे साहित्य के इतिहास में स्मरणीय घटना है। हमारे सम्मेलनों और अंजुमनों में अब तक आमतौर पर भाषा और उसके प्रचार पर बहस की जाती रही है। यहाँ तक कि उर्दू और हिंदी का जो आरंभिक साहित्य मौजूद है, उसका उद्देश्य विचारों और भावों पर असर डालना नहीं, किंतु केवल भाषा का निर्माण करना था। वह भी एक बड़े महत्व का कार्य था। जब तक भाषा एक स्थायी रूप न प्राप्त कर ले, उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने की शक्ति कहाँ से आएगी। के पायनियरों ने, रास्ता साफ करने वालों ने हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण करके जाति पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ न हो तो वह हमारी कृतज्ञता होगी। भाषा साधन है, साध्य नहीं। अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, वह क्यों कर पूरा हो। वही भाषा जिसमें आरंभ में बागो बहार, बेताल, पच्चीसी की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य सेवा थी, अब इस योग्य हो गई कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सके। और यह सम्मेलन इस सच्चाई की स्पष्ट स्वीकृति है। भाषा बोलचाल की भी होती है और लिखने की भी। बोलचाल की भाषा तो मीर अम्मन, नंदूलाल के ज़माने में भी मौजूद थी, पर उन्होंने जिस भाषा की दाग बेल डाली, वह लिखने की भाषा थी और वही साहित्य है। बोलचाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने हर्ष शोक के भावों का चित्र खींचते हैं। साहित्यकार वही काम लेखनी द्वारा करता है। हाँ, उसके श्रोताओं की परिधि बहुत विस्तृत होती है और अगर उसके बयानों में सच्चाई है तो शताब्दियों और युगों तक उसकी रचनाएं हृदयों को प्रभावित करती रहती हैं। परंतु मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाए वह सबका सब साहित्य है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ, अनुभूतियाँ व्यक्त की गई। तिलस्मात कहानियों, भूत प्रेत की कथाओं, प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी जमाने में हम भले ही प्रभावित हुए हों, पर अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। उसमें संदेह नहीं कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलस्माती कहानियों में भी जीवन की सच्चाइयों का वर्णन कर सकता है और सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, परंतु इससे भी सत्य की पुष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। फिर आप उसे जिस चौखटे में चाहे लगा सकते हैं। चिड़े की कहानी और गुल्लू बुलबुल की दास्तां भी उसके लिए उपयुक्त हो सकती है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं हो गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। हमने जिस युग को अभी पार किया है, उसे जीवन से कोई मतलब ना था। हमारे साहित्यकार कल्पना की सृष्टि खड़ी कर उसमें मनमाने तिलस्म बांधा करते थे। कहीं फिसाने अजायब की दास्तान थी, कहीं बोस्ताने ख्याल की और कहीं चंद्रकांता संतति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस, प्रेम की तृप्ति। साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, ये कल्पनातीत था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। कवियों पर भी व्यक्तिवादिता का रंग चढ़ा था। प्रेम का आदर्श वासनाओं को तृप्त करना था और सौंदर्य का आंखों को। इन्हीं श्रृंगारिक भावों को प्रकट करने में कवि मंडली अपनी प्रतिभा और कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी। पद्य में कोई नई शब्द योजना, नई कल्पना का होना दाद पाने के लिए काफ़ी था, चाहे वह वस्तु स्थिति से कितनी ही दूर क्यों न हो। आशियाना, कफस, बर्क और खिरमन की कल्पनाएं विरह दशा के वर्णन में निराशा और वेदना की विविध अवस्थाएं इस खूबी से दिखाई जाती थी कि सुनने वाले दिल थाम लेते थे। और आज भी इस ढंग की कविता कितनी लोकप्रिय है, इसे हम और आप खूब जानते हैं।
साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है, पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष का जीवन नहीं। क्या वह साहित्य जिसका विषय श्रृंगारिक मनोभावों और उनसे उत्पन्न होने वाली विरह, व्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित हो, जिसमें दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता हो, हमारी विचार और भाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। श्रृंगारिक मनोभाव मानव जीवन का एक अंग मात्र है, और जिस साहित्य का अधिकांश इसी से संबंध रखता हो, वह उस जाति और इस युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और न उसकी सुरुचि का प्रमाण हो सकता है। क्या हिंदी और क्या उर्दू, कविता में दोनों ही की एक हालत थी। उस समय साहित्य और काव्य के विषय में जो लोक रुचि थी, उसके प्रभाव से अलिप्त रहना सहज न था। सराहना और कद्रदानी की हवस तो हर एक को होती है। कवियों के लिए उनकी रचना ही जीविका का साधन थी, और कविता की कद्रदानी रईसों अमीरों की सिवा और कौन कर सकता है। हमारे कवियों को साधारण जीवन का सामना करने और उसकी सच्चाइयों से प्रभावित होने के या तो अवसर ही न थे, या हर छोटे बड़े पर कुछ ऐसी मानसिक गिरावट छाई थी कि मानसिक और बौद्धिक जीवन रह ही न गया था। हम इसका दोष उस समय के साहित्यकारों पर नहीं रख सकते। साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है, जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य पर अपनी छाया डालते हैं। ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं। जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो और उसका एक एक शब्द नैराश्य में डूबा, समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा और श्रृंगारिक भावों का प्रतिबिंब बना हो, तो समझ लीजिए कि जाति की जड़ता और रास के पंजे में फंस चुकी है। उसमें उद्योग और संघर्ष का बल बाकी नहीं रहा। उसने ऊंचे लक्ष्यों की ओर आंखें बंद कर ली हैं और उसमें से दुनिया को देखने समझने की शक्ति लुप्त हो गई।